A very good morning to all of you. Beta, in the previous video, we discussed the process of staffing. In that process, there were the various steps. In the entire process, beta, there are three aspects of staffing. There are three components of staffing which require elaborate discussion. Those three components are recruitment, selection, and training. In this video, I have put my focus on the recruitment aspect of staffing. In this, we will discuss the meaning of recruitment and its various sources. Recruitment, as you know already, it is the process of looking for people who are interested in jobs. Okay, and stimulating them, encouraging them, motivating them to apply for the vacant jobs in the organization. That is recruitment. It is generally called a positive process. Why it is called positive? Because we try to attract as many number of applicants as possible. Now, there are different sources of recruitment. हम लोगों को हायर करते कैसे हैं बेटा? There can be two sources. One is internal source, another is external source. इंटरनल इन से क्लियर है. इन मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं कहाँ से? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही हायर करते हैं बेटा. नो आउटसाइडर्स आर टेकन टू फिल द वैकेंसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन. एग्जिस्टिंग मैन पावर को ही हम रिक्रूट करते हैं बेटा. तो इंटरनल सोर्सेज में हमारे पास दो ही ऑप्शंस बची बेटा. वन इज़ ट्रांसफर्स, अनदर इज़ प्रमोशंस. वन इज़ ट्रांसफ़र, अनदर इज़ प्रमोशन. एम्प्लॉयज़ की उसी ऑर्गेनाइजेशन में हम एक जॉब से दूसरी जॉब पे या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर देते हैं? ट्रांसफर्स कर देते हैं बेटा. सिमिलरली प्रमोशन कैन बी अनदर वे आउट फॉर फिलिंग द वैकेंसीज. let us discuss these two sources of recruitment through internal way. One is transfers. Transfers क्या है बेटा? It means shifting of employee, movement of employee from one job to another, from one department to another, or from one shift to another. ठीक है? Like एक क्लर्क है, we have transferred him from purchase department to accounts department. ठीक है? एक टीचर है, we have transferred him from KV1 अमृतसर to KV3 अमृतसर. That is again transfer. ट्रांसफ़र में क्या होता है बेटा? जो एम्प्लॉय की मूवमेंट होती है, उसके स्टेटस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जनरली कोई चेंज नहीं होता और सैलरी में भी कोई चेंज नहीं होता. हाँ, इट इज़ पॉसिबल दैट उनकी वर्किंग कंडीशंस थोड़ी बहुत वेरी करें, थोड़ा बहुत ड्यूटीज़ में भी वेरिएशन आ सकती है, बट जनरली उनका स्टेटस वही रहता है और उनकी सैलरी भी वही रहती है बेटा. क्या कहता है? इट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर or one department to another without a substantive change. Substantive change means much change. ज़्यादा बड़ा change नहीं आता in the responsibilities and status of the employee. Minor changes could be there. Like if I am working in KV1 अमृतसर, I am shifted to KV3 अमृतसर, हो सकता है मेरे को कुछ और additional charges मिल जाएं बेटा. ठीक है? I will be working as a teacher over there only. मेरा status वही होगा, but सैलरी भी मेरी वही होगी, बट हो सकता है मेरी ड्यूटीज़, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाए बेटा. ठीक है? ट्रांसफर्स को क्या कहा जाता है बेटा? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. हॉरिजॉन्टल इज़ अ स्ट्रेट, इट्स अ स्लीपिंग लाइन. सेम लाइन पे, सेम लाइन मतलब कोई अपवर्ड मूवमेंट नहीं है. एम्प्लॉयज़ उसी लेवल पे काम करते आएंगे जिस लेवल पे वो पहले कर रहे थे. ओके. ट्रांसफर्स का इस्तेमाल ज़्यादातर कब किया जाता है बेटा? जब ओवर स्टाफिंग या अंडर स्टाफिंग की प्रॉब्लम हो. मैन पावर रिक्वायरमेंट में हमने पता कर लिया कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, ऑलरेडी कितने हैं हमारे पास. वर्क लोड एनालिसिस और वर्क फोर्स एनालिसिस जब करते हैं तो कई बार अंडर स्टाफिंग की प्रॉब्लम आती है, कई बार ओवर स्टाफिंग की आती है. तो ट्रांसफर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पे ओवर स्टाफिंग है, वहाँ से हम सरप्लस स्टाफ है, वहाँ से हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कहाँ कर सकते हैं? टू दैट डिपार्टमेंट, टू दैट ब्रांच वेयर देयर इज़ अ शॉर्टेज एग्जिस्टिंग. ठीक है? जहाँ पे शॉर्टेज है एम्प्लॉयज़ की, वहाँ पे हम उनकी मूवमेंट या ट्रांसफ़र कर सकते हैं. डन. तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र वी मस्ट कीप इन माइंड दैट एम्प्लॉय हु इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड टू अदर जॉब इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इट. ओके बेटा. नाउ द नेक्स्ट सोर्स, that is promotion. Generally
कंपनीज प्रमोशन की प्रैक्टिस भी फॉलो करती हैं टू फिल हायर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रमोशन सीनियरिटी बेस पे भी हो सकती है, प्रमोशन मेरिट बेस पे भी हो सकती है। ओके, प्रमोशन एक तरह का इंसेंटिव है एम्प्लॉयज़ के लिए बेटा, इट्स रिवॉर्ड फॉर द एम्प्लॉयज़, चाहे वो सीनियरिटी बेस पे हो चाहे वो मेरिट के बेस पे हो। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय। ये क्या होती है, वर्टिकल शिफ्टिंग। ट्रांसफ़र में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, स्लीपिंग लाइन, इसमें स्टैंडिंग लाइन, वर्टिकल शिफ्टिंग, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। अपवर्ड मूवमेंट मीन्स मोर स्टेटस, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर अथॉरिटी। ठीक है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा अथॉरिटी। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सेम ही होती है बेटा, अगर अथॉरिटी ज़्यादा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा। ठीक है, सब कुछ ज़्यादा है, स्टेटस भी पहले से ज़्यादा, अथॉरिटी भी पहले से ज़्यादा, और सैलरी भी पहले से ज़्यादा होगी बेटा। ओके, इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है बेटा, क्योंकि जब प्रमोशंस होना शुरू होती हैं इट क्रिएट्स अ चेन ऑफ प्रमोशंस एट लोअर लेवल ऑल्सो। मान लीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 2 एम्प्लॉयज़ की क्या हो रही है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो हैं 2 की रिटायरमेंट हो रही है बेटा। तो हम क्या करेंगे, जो 3rd और 4th लेवल पे काम कर रहे हैं हमने उनको 1st और 2nd लेवल पे क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। तो हुआ क्या, 3rd और 4th लेवल तो खाली हो गए, वैकेंसीज राइज होगी, उनके लिए हमें जो 5th और 6th लेवल पे काम कर रहे हैं हमने उनको प्रमोट कर देना है। क्यों, हम बाहर से क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम इंटरनल सोर्सेज को ही, हमारी पॉलिसी है कि हमने इंटरनल सोर्सेज से ही रिक्रूटमेंट करनी है। इससे क्या होती है, चेन क्रिएट हो जाती है, लोअर लेवल वालों को भी मौका मिलता है दैट दे कैन गो टू द हाई लेवल, उनकी ज़्यादा स्टेटस हो, ज़्यादा रिस्पेक्ट हो, ज़्यादा अथॉरिटी हो, प्रमोशन मिले। ओके, तो वी हैव डन बोथ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू इंटरनल मीन्स। नाउ वी विल डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या है बेटा, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ आर मोटिवेटेड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, वही जैसे हमने कहा एक प्रमोशन की जब अगर पर्टिकुलरली मेरिट के बेस के ऊपर हो तो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर काम करते हैं कि हमारे चांसेस ब्राइट हो जाएंगे कल को प्रमोशन होने के बेटा। फर्दर एक चेन ऑफ प्रमोशन भी क्रिएट हो जाती है, जैसा मैंने कहा जब एम्प्लॉयज़ की हम प्रमोशन करते हैं तो कुछ लेवल्स वेकेट हो जाते हैं और जूनियर लेवल से हम उनको हाई लेवल पे क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर काम करते हैं बिकॉज दे ट्राई टू गेट हाई लेवल पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर क्या कहता है, इट सिंप्लीफाइज सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। सिलेक्शन और प्लेसमेंट का प्रोसेस भी सिंप्लीफाई हो जाता है थ्रू इंटरनल रिक्रूटमेंट। द कैंडिडेट्स विच आर ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन दे कैन बी इवेल्युएटेड मोर एक्यूरेटली, मोर इकोनॉमिकली बेटा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है बेटा, एम्प्लॉयर ज़रूरी नहीं खुद करते हैं बेटा, वो एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी पैसा लगता है, काफ़ी टाइम लगता है बेटा। तो हमारी जो कॉस्ट सिलेक्शन पे जो स्पेंड होनी है वो बच जाएगी। क्यों, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग मैन पावर, उनके सिलेक्शन टेस्ट तो हमने पहले ही ले लिए हुए हैं, उनकी ओरिएंटेशन करवाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब पैसा, ये सब कॉस्ट हमारी सेव हो सकती है अगर हम इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हैं। बाहर से रिक्रूटमेंट करेंगे तो सिलेक्शन के सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं बेटा। तो इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। और नेक्स्ट मेरिट क्या कहता है, इट इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग। इट इज़ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग बिकॉज द एम्प्लॉयज़, इट प्रिपेयर्स द एम्प्लॉयज़ फॉर द हायर जॉब्स। इससे इंडक्शन ट्रेनिंग भी हो जाती है एम्प्लॉयज़ की। इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब हमें ओरिएंटेशन की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। दे डोंट नीड इंडक्शन ट्रेनिंग, दे नो द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर अवेयर ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इट एक्ट्स एज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉयज़। फाइन। नेक्स्ट क्या कहता है, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। ट्रांसफ़र का यही बेनिफिट है बेटा, हम शिफ्ट कर सकते हैं वर्कफोर्स को, कहाँ से, फ्रॉम सरप्लस डिपार्टमेंट टू दोज डिपार्टमेंट्स वेयर देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। नेक्स्ट, इट इज़ इकोनॉमिकल, चीपर सोर्स है बेटा ये, क्योंकि हमें ना कोई एडवर्टीजमेंट देनी है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट पे बहुत पैसा खर्च होता है, ना हमने उनकी सिलेक्शन पे पैसा खर्च करना है, ना ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग देनी है हमने। तो हमारे लिए इट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इसकी डीमेरिट्स भी हैं कुछ बेटा। क्या डीमेरिट्स है, कहते हैं नो फ्रेश टैलेंट, कोई भी फ्रेश टैलेंट नहीं आता बेटा।
नो वाइब्रेंट आइडियाज़, एग्जिस्टिंग मैन पावर हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग इनोवेटिव वाइब्रेंट न्यू आइडियाज़ बेटा। तो वी हैव टू बी सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग मैन पावर, जो पुराने तरीक़ों से वो काम करते आ रहे हैं उसी के साथ वो काम करते रहेंगे। दे डोंट एक्सेप्ट द चेंजेस, ठीक है। वो इतने डायनेमिक नहीं होते जितने हमारे यंग टैलेंटेड वर्कफोर्स होती है, जो ठीक है, जिन्होंने लेटेस्ट अभी कोई ट्रेनिंग लेके आए हैं, लेटेस्ट पढ़ाई की है, उनको हम रिक्रूट करें तो दे आर मोर एनर्जेटिक। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है? Employees may become lethargic. They may become lethargic if they are sure of time bound promotions. उनको पता है उनकी प्रमोशन आज नहीं तो कल हो ही जानी है, बैठो आराम से, क्या ज़रूरत है काम करने की। They don't take much initiative. ओके, नेक्स्ट इनकम्प्लीट सोर्स। कहते हैं ये इनकम्प्लीट सोर्स है। हाउ इट इज़ इनकम्प्लीट सोर्स बेटा? जैसे मैंने आपको बोला 2 एम्प्लॉयज़ की रिटायरमेंट हो गई, 10 एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है। उनकी जगह हमने 3rd 4th वालों को 1st 2nd पे कर दिया, 5th 6th वालों को 3rd 4th पे कर दिया, 7th 8th वालों को 5th 6th पे कर दिया, 9 10 वालों को 7 8 पे कर दिया। अब जो 9 10 पोजीशन खाली हुई उनके लिए कहाँ से आएंगे एम्प्लॉयज़? हमने सबको तो ऊपर कर दिया बेटा, जो 2 खाली हुए थे, रिटायरमेंट हुई थी, बाकी 8 को और ऊपर शिफ्ट कर दिया। जो 9th 10th लेवल पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ की पोजीशंस वेकेट हो गई हैं, उनके लिए तो अब हमें एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो इंटरनल सोर्सेज से हम लिमिटेड रिक्रूटमेंट कर सकते हैं बेटा। इट इज़ नेवर अ कंप्लीट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। वी कैन नॉट फिल ऑल द वैकेंसीज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। ओके, नेक्स्ट, मे रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। अगर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स करते हैं एम्प्लॉयज़ की, इससे प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है उनकी? डाउन हो सकती है बेटा। आज जहाँ है कल कहीं और भेज दिया, फिर कहीं और भेज दिया, दे विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट देमसेल्फ इन द न्यू एनवायरनमेंट, इन द न्यू कल्चर। तो उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है। ओके, देन स्पिरिट ऑफ कंपटीशन मे बी हैम्पर्ड। हैम्पर्ड मतलब अफेक्ट हो सकती है। कंपटीशन की जो स्पिरिट है वो क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है, बिकॉज ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन। उनको पता है प्रमोशन हो ही जानी है, कहाँ कंपनी ने बाहर से थोड़े रखना है किसी को, हमारी ही होगी, काम करो चाहे ना करो। तो वो थोड़े लिथार्जिक हो जाते हैं, कंपटीशन की फीलिंग उनकी क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। दैट्स all about the internal sources of recruitment. Now we move to the external sources of recruitment beta. There are many external sources beta: direct recruitment, labor contractors, casual callers, employment exchange, advertising, web publishing, recommendation of employees, placement agencies and management consultants, and campus recruitment. We'll discuss all these one by one beta. फर्स्ट इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। पहला क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स कोई मिडल मैन का इस्तेमाल नहीं करते हम इसमें। नो मिडल मैन इज़ यूज्ड। कंपनी, व्हाट कंपनी डज, अ नोटिस इज़ प्लेस्ड, ठीक है, एक नोटिस बना के इट इज़ प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल, ठीक है। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन को 10 वर्कर्स चाहिए, ठीक है, 1 ड्राइवर चाहिए, 2 क्लीनलीनेस के लिए हेल्पर्स चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ने एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस पेस्ट कर दिया कि हमें ये एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है बेटा, ठीक है। उनको टाइम भी दे दिया जाता है, उनको डेट भी दे दी जाती है, और ऑन द स्पॉट ही उनकी सिलेक्शन कर ली जाती है, ठीक है। जॉब सीकर्स दे विल असेंबल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन प्रेमिसेस ऑन द पर्टिकुलर डेट एंड सिलेक्शन इज़ जनरली डन ऑन द स्पॉट। और ये वाला सोर्स ज़्यादातर किस तरह की जॉब्स के लिए सूटेबल है? अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए बेटा, ठीक है। कैजुअल वैकेंसीज फिल करी जाती हैं इसमें। परमानेंट वर्कर्स जब हमारे अवेलेबल नहीं हैं तो वी कैन गो फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सोर्स, फाइन, सूटेबल फॉर अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब। इनएक्सपेंसिव मेथड है बेटा ये, ठीक है, बिकॉज इसमें कोई एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट स्पेंड नहीं होती, कोई एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट सोर्स करते हैं बेटा हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ये कौन है? लेबर के कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स समझते हो बेटा? लाइक ठेकेदार। ठेकेदार वर्ड सुना होगा बेटा। हमें बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए तो हम ठेकेदार को कांटेक्ट करते हैं, वो हमें शॉर्ट नोटिस पे बहुत सारी लेबर प्रोवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनका विलेजेस में कांटेक्ट होता है मैन पावर के साथ। दे कैन सप्लाई अस a large number of employees at a short
नोटिस। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स जर्नली क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो होता क्या है, जब वो छोड़ के जाते हैं जॉब, तो जितने भी वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हमारे पास आए थे वो भी छोड़ जाते हैं जॉब। ये इसका एक डीमेरिट है। ठीक है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हमें शॉर्ट नोटिस पे लेबर प्रोवाइड कर देते हैं। मान लीजिए अचानक मेरे पास एक ऑर्डर आ गया दिवाली पे कि मुझे बल्क में बहुत सारा मैं अगर मेरी मिठाइयों की दुकान है या किसी भी चीज़ की शॉप है, बल्क में ऑर्डर्स मुझे भेजने हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए बेटा। ठीक है, तो आई कैन अरेंज दैट लेबर थ्रू लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, अचानक कोई ऑर्डर आ गया बेटा, तो उस ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए आई कैन कॉन्टैक्ट माई लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। वो मेरे को जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लेबर प्रोवाइड कर देते हैं। अगेन अनस्किल्ड जॉब्स के लिए। ठीक है, लेबर वर्ड यूज़ किया गया तभी। नेक्स्ट सोर्स है हमारा कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स, अब ये क्या होते हैं बेटा, ये इस तरह के कैंडिडेट्स बेटा, मान लीजिए आपने अपनी एजुकेशन कर ली, आपको लगता है अब मैंने और नहीं पढ़ना, अब मुझे जॉब करनी है, आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली। तो आप क्या करते हो बेटा, अपना रिज्यूमे, अपना बायोडाटा लेके खुद ही ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हो, वहाँ पे सबमिट कराते हो इन सर्च ऑफ जॉब। ठीक है, यू टेक योर बायोडाटा, यू टेक योर रिज्यूमे एंड गो टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी खाली ना हो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या करते हैं, आपका बायोडाटा रख लेते हैं। ठीक है, एक फ़ाइल में डालते जाते हैं। आपके जैसे और भी हो सकता है, और 4, 5, 10 कैंडिडेट्स उनके पास हैं, वो सबसे एप्लीकेशंस ले लेते हैं उनके एंड कीप देम इन अ फाइल। ठीक है, तो जब ज़रूरत हो कंपनी को, वेन एवर देयर इज़ अ नीड, कंपनी में कॉल दोज एप्लीकेंट्स। जब भी कोई वैकेंसी अराइज होगी बेटा, दे आर कॉल्ड unsolicited candidates. The many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicants in their offices. Unsolicited means uninvited. कंपनी ने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दी कि हमारे यहाँ वैकेंसी है बेटा, इवन देन दे कम ऑन देयर ओन without any advertisement. They come on their own in search of job and submit their biodata with the office of the organization. तो सच जॉब सीकर्स दे कैन बी अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ मैन पावर। तो हम उनकी एक लिस्ट बना के उनका एक डेटाबेस अपने पास रख लेते हैं एक एप्लीकेशन फाइल में। वेन एवर देयर इज़ एनी वैकेंसी वी कैन रेफर दैट एप्लीकेशन फाइल। ठीक है, और उसमें से कुछ कैंडिडेट्स को कॉल कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। नाउ द नेक्स्ट सोर्स इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बेटा दे आर रन बाय द गवर्नमेंट, दे आर रन बाय द गवर्नमेंट एंड इट इज़ अ गुड सोर्स फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड जॉब्स। कुछ केसेस ऐसे होते हैं बेटा, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में इट इज़ कंपल्सरी कि एक नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दी जाए, उसी के थ्रू ही रिक्रूटमेंट होती है। करते क्या है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बेटा, इट एक्ट्स एज ए इंटरमीडियरी मीडिएटर, किसमें, बिटवीन जॉब सीकर एंड द एम्प्लॉयर। जॉब सीकर और एम्प्लॉयर के बीच में एज ए इंटरमीडियरी का काम करते हैं बेटा। जो लोगों ने अपने आप को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर कराया हुआ है बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम एंटर कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास एक लिस्ट बन जाती है, एक पूल बन जाता है जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत है बेटा, दे मे कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उनसे पता कर सकते हैं आपके पास कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर रजिस्टर्ड हैं। तो कंपनी उन नामों को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उन नामों को कंपनी को रेफ़र कर सकता है, कंपनी उसमें से कुछ एक कैंडिडेट्स को कॉल कर सकती है बेटा अगर ज़रूरत है तो। ओके, तो इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन जॉब सीकर्स जो जॉब ढूंढ रहे हैं एंड द कंपनी, उन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम करती है बेटा। कोई कॉस्ट नहीं है बेटा, फ्री सर्विस होती है बेटा। ओके, मेन प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की क्या है बेटा, गवर्नमेंट के थ्रू रन किया जाता है, इनके रिकॉर्ड्स जनरली अपडेट नहीं हो पाते बेटा, तो कई बार सूटेबल कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मिल पाते। नाउ द नेक्स्ट सोर्स इज एडवर्टिजमेंट। ठीक है, एडवर्टिजमेंट इन न्यूज़पेपर्स और ट्रेड्स और प्रोफेशनल जर्नल्स इज़ जनरली यूज्ड व्हेन वी नीड अ वाइडर चॉइस। क्यों, क्योंकि एडवर्टिजमेंट एक मास मीडिया है बेटा, सब लोग न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स, मैगजीन्स ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पर्टिकुलरली किसके लिए है, जॉब्स के लिए है बेटा।
न्यूज़पेपर में कई बार 1-1.5 पेज सिर्फ इसी चीज़ का होता है, सिचुएशंस वैकेंट। हो सकता है कुछ टेक्निकल जॉब्स हों, कुछ मैनेजरियल जॉब्स हों, कुछ एकेडमिक से रिलेटेड हों, कुछ लीगल मैटर्स के ऊपर जॉब्स हों बेटा। तो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू वी गेट अ वाइडर चॉइस, बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाती हैं बेटा, ठीक है। जब वाइड चॉइस चाहिए, इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर सीनियर पोजीशंस इंडस्ट्री की इसी मेथड से फिलअप करी जाती हैं बेटा, ठीक है। फ़ायदा क्या है इसका कि हमें वाइड रेंज मिल जाती है। डीमेरिट भी है बेटा, कई बार हमें वी गेट अ फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स, क्योंकि मास मीडिया है बेटा, फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स आ जाता है। मैनी टाइम्स अनसूटेबल कैंडिडेट्स, मान लीजिए कंपनी ने एक दिन रखा है इंटरव्यू का, इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स आ गए, तो हो सकता है इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इंटरव्यू ऑल ऑफ देम। तो उनको मैनेज करना भी कंपनी के लिए क्या हो जाता है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट सोर्स इज वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट आजकल एक कॉमन सोर्स है रिक्रूटमेंट का बेटा। देयर आर मेनी वेबसाइट्स स्पेसिफिकली विच आर डिज़ाइंड एंड डेडिकेटेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ द जॉब सीकर्स एंड द जॉब ओपनिंग, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट्स है बेटा, naukri.com है, monster.com है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू जॉब सीकर्स जॉब ढूंढ सकते हैं, और कंपनी भी अपनी वैकेंसीज़ के बारे में क्या करती रहती हैं, एडवर्टाइज़ करती रहती हैं बेटा। तो वेबसाइट्स दे आर वेरी कॉमनली विजिटेड बाय बोथ यानी जॉब सीकर्स एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ लुकिंग फॉर सूटेबल पीपल। तो इट इज़ वाइडली acclaimed, widely prevalent source of recruitment nowadays. Next source of recruitment is recommendation of employees. Recommendation of employees, हमारे जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं बेटा, ठीक है, वो हमें रिकमेंड करते हैं किसी एम्प्लॉय का नाम। एप्लीकेंट्स दे आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ or their friends or their relatives. They introduce the name of certain known person for job in the organization. इस सोर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है बेटा, क्योंकि जो हमें नाम रिकमेंड कर रहे हैं, जो हमारा प्रेजेंट एम्प्लॉय है जिसने हमें नाम रिकमेंड किया, ही नोज़ दैट पर्सन, ही नोज़ हिज और हर बैकग्राउंड। तो ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशन में ईजिली क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। उनकी प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग एक तरह की हो जाती है, बिकॉज प्रेजेंट एम्प्लॉय नो बोथ द कंपनी एज वेल एज द कैंडिडेट्स, दे वुड ट्राई टू सेटिस्फाई बोथ। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, तो आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई माई ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द पर्सन हुज नेम आई एम रिकमेंडिंग। मान लीजिए हमारे स्कूल में कोई जॉब वेकेंट है, हमारे स्कूल में अगर इकोनॉमिक्स के एक टीचर की पोस्ट वेकेंट है बेटा, मेरा कोई नोन है, आई एम वर्किंग इन द स्कूल, मेरा कोई नोन है, मेरी कोई फ्रेंड है बेटा, उसने बीएड भी करी हुई है, शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग इकोनॉमिक्स, शी इज़ टेकिंग कोचिंग क्लासेस एज वेल, बट उसके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ठीक है। तो आई कैन रिकमेंड हिज और हर नेम, मैं अपने फ्रेंड का नाम मैं अपने प्रिंसिपल को रिकमेंड कर सकती हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल विल रिलाई on that recommendation, क्योंकि I am a trusted, for example I am a trusted employee of the organization, I am a sincere employee of the organization, तो प्रिंसिपल मेरे सजेस्टेड नाम को प्रेफर करेंगे कि इन्होंने बताया है अच्छा ही होगा। अगर कल को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्रिंसिपल कैन हेल्ड मी आंसरेबल, ही कैन हेल्ड मी रिस्पॉन्सिबल भी। आपने नाम सजेस्ट किया था द टीचर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और इफ़ इज़ वर्किंग प्रॉपरली तो प्रिंसिपल मे अप्रिशिएट मी, ठीक है। रिकमेंड मीन्स हम नाम रिकमेंड करते हैं, हम मतलब एम्प्लॉयज़, प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ नाम रिकमेंड करते हैं नए कैंडिडेट्स का। किनका नाम रिकमेंड करेंगे, जो उनके नोन हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, हो सकता है रिलेटिव्स भी हों। तो इट इज़ ऑल्सो सोर्स फॉर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट कम्स प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। बेटा ये प्राइवेटली रन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट के थ्रू रन होती है, प्लेसमेंट एजेंसीज दे आर रन प्राइवेटली। दे प्रोवाइड अ नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़। दे एक्ट अगेन, दे ऑल्सो एक्ट एज इंटरमीडिएट,
जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी इंटरमीडिएट का काम करता था, प्लेसमेंट एजेंसीज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी इंटरमीडिएट का काम करते हैं. दे ट्राई टू ब्रिंग मैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द एम्प्लॉयज़. होता क्या है बेटा, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये एजेंसीज क्या करती हैं, दे कीप, जिन लोगों ने पढ़ाई कर ली बेटा, ठीक है, वो अपना बायोडाटा इन ऑर्गेनाइजेशंस में जमा करा देते हैं. दे सबमिट देयर बायोडाटा इन द ऑर्गेनाइजेशंस. सिमिलरली कंपनीज जिनको नए कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती हैं, दे ऑल्सो कॉन्टैक्ट दीज प्लेसमेंट एजेंसीज और कंसल्टेंट्स इन ऑर्डर टू लुक फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स. हो सकता है उनके पास ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं आए, दे मे कॉन्टैक्ट प्लेसमेंट एजेंसीज फॉर फिलिंग देयर वेकेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये क्या करते हैं, उनके नाम, जिनके बायोडाटा इनके पास आ रखे हैं, उनके नाम कंपनी को क्या कर देते हैं, रेफ़र कर देते हैं. तो कंपनी में कॉल देम, कंपनी में सेंड देम इंटरव्यू लेटर. ये ऐसा क्यों करते हैं बेटा, क्या फ़ायदा है इनका, करते क्या बेटा, दे बेसिकली दे स्ट्राइक अ डील विद द जॉब एप्लीकेंट्स एंड कंपनी एज वेल. दोनों के साथ एक डील स्ट्राइक कर लेते हैं. लाइक कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट को क्या कहते हैं, आई विल फिक्स अप योर इंटरव्यू इफ़ इट वर्क्स आउट. They may ask the candidate to pay a particular amount or some commission to them. ठीक है, कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू फिक्स कराएंगे वो, जिन्होंने इनके पास अपना बायोडाटा रिज्यूमे जमा कराया है, उनके लिए इंटरव्यू फिक्स कराएंगे विद एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो जॉब करना चाहते हैं. अगर उसकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो उसको क्या कहते हैं कि मेरे को इतना अमाउंट कमीशन देना है आपने, या पर्टिकुलर अमाउंट देनी है. सिमिलरली दे ऑल्सो चार्ज फी फ्रॉम कंपनी, मे बी 1 month सैलरी फॉर दैट जॉब, या किसी और तरीके की भी हो सकती है बेटा. कंपनी से भी कमीशन लेते हैं और एप्लीकेंट से भी कमीशन लेते हैं, दोनों तरफ से फ़ायदा लेते हैं बेटा. ओके, दे कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जॉब सीकर्स को जॉब मिल जाती है और ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड टैलेंट, जिस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए बेटा. तो प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, इन दोनों का काम किस तरह की जॉब्स के लिए होता है बेटा, ज़्यादातर ये टेक्निकल जॉब्स, प्रोफेशनल जॉब्स, मैनेजरियल जॉब्स प्रोवाइड करते हैं कैंडिडेट्स को. हायर लेवल की जॉब्स, मिडल लेवल की जॉब्स, ठीक है, लोअर लेवल की जॉब्स जनरली नहीं, अनस्किल्ड जॉब्स के लिए तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है. आवर नेक्स्ट सोर्स एंड द लास्ट सोर्स इज कैंपस रिक्रूटमेंट. कैंपस रिक्रूटमेंट बेटा, you must have seen that people select professional colleges on the basis of the campus placement of that college. ठीक है, कौन सी कंपनी में हमने प्लेसमेंट अच्छी होती है, हमारी कोशिश यही होगी हम उस कंपनी में जॉब के लिए ट्राई करें, या उस कॉलेज में जॉब के लिए ट्राई करें बेटा. यही होता है ना. मान लीजिए एक कॉलेज की प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है, ठीक है, तो आई विल ट्राई टू स्टडी इन दैट कॉलेज, क्योंकि मेरी जॉब के चांसेस क्या हो जाएंगे, ब्राइट हो जाते हैं. ठीक है, वी डू कीप दिस क्राइटेरिया इन माइंड वाइल सिलेक्टिंग अ प्रोफेशनल कॉलेज कि उसकी प्लेसमेंट कैसी है बेटा. तो कैंपस रिक्रूटमेंट में होता क्या है, जो प्रोफेशनल कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स हैं, दे कॉल डिफरेंट कंपनीज इन देयर कैंपस, इन देयर ओन बिल्डिंग, अपने ही कैंपस में, अपनी ही बिल्डिंग में दे कॉल डिफरेंट कंपनीज. ठीक है, और वो कंपनीज वहाँ पे आके क्या करती हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं. किनकी, जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उन कॉलेजेस में, उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, फाइनल ईयर में है, कंपनी आके उनकी इंटरव्यूज़ लेती है और प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को बिफोर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री उनको पहले ही क्या कर लेती है, सिलेक्ट कर लेती है. ठीक है, अभी उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, उससे पहले ही फाइनल ईयर में उनकी सिलेक्शन हो जाती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, लाइक कि आपके इतने मिनिमम मार्क्स आने चाहिए, 80%, 90%, इस तरह का कोई क्राइटेरिया रखा जा सकता है बेटा. तो कैंपस रिक्रूटमेंट जर्नली कहाँ पे फॉलो किया जाता है बेटा, जब कंपनी को टैलेंटेड, कैपेबल, फ्रेश टैलेंट, मैनेजरियल जॉब्स, टेक्निकल जॉब्स के लिए, प्रोफेशनल जॉब्स के लिए इस सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, many big organizations, they maintain a close link with the colleges, schools, vocational schools basically, or universities to recruit talented, capable, qualified manpower. Okay, now we will do the merits and demerits of external sources of recruitment. What are the merits beta? जो इंटरनल सोर्सेज की डीमेरिट्स थी बेटा, वो सब एक्सटर्नल सोर्सेज में मेरिट्स बन जाएंगे.
पहला क्या कहता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. इफ़ अ कंपनी रिक्रूट इट्स एम्प्लॉयज़ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, होगा क्या, द एग्जिस्टिंग मैन पावर वो भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देंगे, बिकॉज दे हैव टू कम्पीट विद द आउटसाइडर्स. दे विल वर्क हार्डर टू शो बेटर परफॉर्मेंस. की कंपनी बाहर से न ले, हम लोगों को ही आगे अगली वैकेंट पोजीशंस के लिए कंसिडर करे बेटा. दे विल ऑल्सो ट्राई टू वर्क हार्डर बिकॉज दे हैव टू कम्पीट विद द आउटसाइडर्स. वाइडर चॉइस, व्हेन वैकेंसीज आर एडवर्टाइज वाइडली, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में हम एडवर्टीजमेंट देते हैं, वेब पब्लिशिंग करते हैं, अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई, तो कंपनी के पास एक वाइडर चॉइस मिल जाती है बेटा. उसमें से हम जो बेस्ट कैंडिडेट हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं, उनको सिलेक्ट कर लेते हैं. क्वालिफाइड पर्सनल, बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पीपल फॉर द वैकेंसीज. फ्रेश टैलेंट आता है बेटा, लेटेस्ट नॉलेज वाले लोग आते हैं, ठीक है. न्यू ब्लड, ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, ज़्यादा इनोवेटिव हैं, तो फ्रेश टैलेंट की इनब्रीडिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन में. देन इट इज़ अ कंप्लीट सोर्स. जैसे हमने कहा था ना, वो इनकम्प्लीट सोर्स है. कौन सा, इंटरनल सोर्स इज़ इनकम्प्लीट, क्योंकि जो 2 पोजीशंस खाली है उसके लिए हमने सारे एम्प्लॉयज़ को ऊपर ऊपर शिफ्ट कर दिया. जो लास्ट वाली 2 हैं वो तो खाली रह जाएंगी ना. यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स में कोई खाली नहीं रहने का स्कोप. हम जितने चाहिए आप उतनी ही एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकते हो फॉर वैकेंसीज. आपकी कोई भी पोस्ट खाली नहीं रहेगी. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट सोर्स. टी मेरिट्स क्या हैं अब इसके, कॉस्टली बहुत है बेटा. इट इज़ वेरी कॉस्टली टू रिक्रूट स्टाफ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज बिकॉज वी हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन एडवर्टिजमेंट, प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस. Okay. Further, it is a lengthy process. Recruitment from external sources take a lot of time. Business has to notify the vacancies and wait for the applications so that they can go ahead with the selection process. और demerit क्या है? It creates dissatisfaction among existing staff. जब हम बाहर से रिक्रूटमेंट करते हैं तो जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं बेटा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट देयर चांसेस ऑफ प्रमोशन आर नोवेयर, दे विल नॉट बी प्रमोटेड. कंपनी तो बाहर से ही रिक्रूट करेगी, तो वो डिसहार्टन हो जाते हैं, तो ज़्यादा मन लगा के काम नहीं करते. दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज. थैंक यू बेटा. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग.